So, we are very thankful for that you have given us time, and we will see it that how your expertise on Ambedkar and education will benefit to us, and definitely it will give us a new perspective. So, thank you, sir, for joining us, Pradeep, sir. Thank you. Welcome, welcome. Yeah. So it is now it is up to hand over to you. Proceed the things. Yeah, Rajit. No, sir. Before that, we will give his introduction. Most Okay, of carry people, on. yeah. Yeah. And then we can start his lecture. So, Professor Pradeep Meshram sir is a principal at J.M. Patel Arts, Commerce and Science, Computer Science and Management College, Bandara. Hello, am I audible? Yeah, you are. Okay. So, with 25 years of teaching experience, he is also a professor and head of the sociology department. He serves as chairperson of the board of studies and is a member of academic council at RTM Nagpur University. He has published 11 books and delivered over 200 lectures on research methods and social studies. He has coordinated several centers at JM Patel College focusing on women's studies, research and equal opportunities. Professor Meshram is recognized for his expertise in quality and quantitative research, methodologies, and strong academic leadership. Yes, with this brief introduction, I welcome you, Professor Pradeep Meshram sir, to deliver the lecture. धन्यवाद. सबसे पहले मैं अजय चौधरी सर और हेमांगी दोनों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी है. मेरा आवाज आ रहा है ना? आवाज आ Yes, रहा है sir. ना हेमांगी? Yes, हाँ. yes. जब प्रश्न ये था कि एजुकेशन को लेकर डॉक्टर आम्बेडकर के किन विचारों की चर्चा करें, तो डॉक्टर आम्बेडकर ऑन एजुकेशन या तो फिर आम्बेडकर थॉट ऑन एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की. तो आखिर इस पर रुके कि भाई हम लोगों ने डॉक्टर आम्बेडकर और एजुकेशन, इनके बीच के रिलेशंस पर बात करनी है. डॉक्टर आम्बेडकर को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम समझते हैं, तो सबसे पहले एक बात हमने ध्यान में रखनी होगी कि डॉक्टर आम्बेडकर का पूरा मूवमेंट जाति के विनाश के लिए, और जाति का विनाश ही उनके पूरे मूवमेंट का एकमात्र उद्देश्य रहा. एकमात्र इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बाकी सारे उद्देश्य उसमें मर्ज हो जाते हैं. इसलिए अगर हमको शिक्षा को समझना होगा, डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को, जो शिक्षा से रिलेटेड अगर उनको समझना होगा, तो सबसे पहले हमें उनके जो जाति के सिद्धांत है, उनके प्रोग्रेशन को भी समझना पड़ेगा. क्योंकि शिक्षा से संबंधित जितने भी सिद्धांत डॉक्टर आम्बेडकर रखते हैं, वे सारे के सारे सिद्धांत मूलतः जाति के सिद्धांत के प्रोग्रेशन के साथ ही विकसित होते हैं, हमको नजर आते हैं. अगर हम उनके जाति के सिद्धांतों का प्रोग्रेशन देखें, एक विकास देखें, तो आपको एक बात नजर आएगी कि डॉक्टर आम्बेडकर जहां पर डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ कास्ट को रखते हैं, तो वहां से लेकर तो तकरीबन रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन तक के वो जाति के सिद्धांत में कुछ तब्दीलियां भी करते जाते हैं. तो उनके इन तीन मुख्य तब्दीलियों को मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर उसको लेकर मैं बाबा साहब के सिद्धांतों की बात करता हूं. अगर हम उनके जाति के सिद्धांतों को देखें,
तो जाति के सिद्धांतों की बात करते हुए बाबा साहब एक बात कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था की जो निर्मित है या जाति व्यवस्था का विकास है, वो स्त्रियों को सेक्सुअली कंट्रोल करके, उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करके निर्माण किया गया है। इसलिए वे कहते हैं कि महिला है यह जाति व्यवस्था का प्रवेश द्वार है, और सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे स्त्रियों को अत्यधिक धार्मिक बनाए और उन्हें तार्किक शिक्षा से दूर रखे, विवेकी शिक्षा से दूर रखे। मैं तार्किक और विवेकी ये शब्द इसलिए भी ऐड कर रहा हूं क्योंकि अगर शिक्षा धार्मिक ही हो, वो विवेकी ना हो, वो अविवेकी हो, वो अतार्किक हो, तो ऐसी शिक्षाएं प्रायः महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को श्रद्धाओं की तरफ, विश्वासों की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। ऐसी शिक्षाएं उनकी धार्मिकता को बढ़ाती है, ना कि उनकी धार्मिकता को कम करती है। और इसलिए जब भी बाबा साहब शिक्षा की बात करते हैं तो वे तर्क और विवेक यह शब्द उनके साथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि बाबा साहब पर सिर्फ जॉन डिवे का भी प्रभाव नहीं है, उसके साथ साथ महात्मा फुले के शिक्षा के सिद्धांतों का भी बड़ा प्रभाव। तो महिलाओं को अत्यधिक धार्मिक बनाना यह जाति व्यवस्था के निर्मित की पूर्व शर्त है, ऐसा उन्होंने अपने पहले सिद्धांत में, जो पेपर उन्होंने गोल्डन वाइजर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने कहा हुआ है। उसके साथ में और एक बात वे जोड़ देते हैं कि सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो एक मैकेनिज्म ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने बनाया हुआ था, उसमें सती प्रथा या तो केशवपन, ये दो इंस्ट्रूमेंट महत्वपूर्ण थे। अब अगर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को इंप्लीमेंट करना है, बहुत गंभीरता के साथ में लागू करना है, तो यह फिर से जरूरी हो जाता है कि महिलाएं अत्यधिक धार्मिक हो। और इसलिए कई कर्मकांडों का निर्माण किया गया, कई धार्मिक किताबों का निर्माण किया गया, और खास करके वे कर्मकांड जो मूलतः उन कर्मकांडों का पालन महिलाओं ने करना है, जिससे वे अत्यधिक धार्मिक बने और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का, इस मैकेनिज्म का पालन वे कर पाए। ये एक सिद्धांत रखते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एनिलेशन ऑफ कास्ट में वो जाति व्यवस्था से रिलेटेड और भी कुछ सिद्धांत रखते हैं। इन सिद्धांतों को भी हमको समझना जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है बाबा साहब को समझने के लिए, कि जो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं किसी भी समाज का प्रोग्रेस, उसकी प्रगति महिलाओं के प्रगति के साथ में मैं उसका मूल्यांकन करता हूं या देखता हूं, तब बाबा साहब के जाति व्यवस्था के साथ के इस सिद्धांतों को समझे बगैर हम बाबा साहब के महिलाओं की शिक्षा के उस सिद्धांत को हम समझ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जाति व्यवस्था के विनाश में महिलाओं की शिक्षा, वे भी तार्किक और विवेकी शिक्षा, कितनी महत्वपूर्ण है, यह आप उस सिद्धांत से अंदाज लगा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत जो एनिलेशन कास्ट में रखते हैं, उसमें खासकर शिक्षा से रिलेटेड दो सिद्धांत रखते हैं। एक तो एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब जाति व्यवस्था को एक अर्थव्यवस्था के रूप में, एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में और एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं, कि जाति व्यवस्था महज एक मानसिकता नहीं, या वो मानसिकता से उत्पन्न नहीं हुई है।
तब वह एक असफल अर्थव्यवस्था है, वह एक असफल राजनैतिक व्यवस्था है, और वह असफल एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। और जब वह उसके विनाश की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, वो एक सिद्धांत देते हैं कि सांस्कृतिक बदलाव जो है, कल्चरल चेंजेस, ये सांस्कृतिक बदलाव ही आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का नेतृत्व करेंगे। सांस्कृतिक बदलाव ही आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव का नेतृत्व करेंगे। अगर आर्थिक बदलाव आ जाते हैं या तो फिर राजनीतिक बदलाव आ जाते हैं और सांस्कृतिक बदलाव नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक परिवर्तन है वो पीछे की ओर धकेल दिया जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, वो पीछे आ जाएगा, फिर जहां पर खड़े थे वहां पर आ जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि सांस्कृतिक बदलाव यह किसी भी आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का मूल आधार है, वो शुरुआत है। और सांस्कृतिक बदलाव को अगर हम देखते हैं तो फिर हमें यह भी समझना होगा कि सांस्कृतिक बदलाव में शिक्षा की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि सांस्कृतिक बदलाव बगैर शिक्षा के आ ही नहीं सकता है। सांस्कृतिक बदलाव का अर्थ सिर्फ संकेतों का बदलना नहीं है, सिंबॉलिक चेंज नहीं है। कोई एक झंडा चला गया, दूसरा झंडा आ गया, एक पूजा अर्चा चली गई, दूसरी पूजा अर्चा चली चली आई, तो इसे हम सांस्कृतिक बदलाव नहीं कहेंगे। सांस्कृतिक बदलाव को बाबा साहब दो अर्थों में देखते हैं। एक तो वो मूल्यों के, मूल्य व्यवस्था के बदलाव के रूप में देखते हैं, और दूसरा वे कॉग्निशन, कॉग्निटिव चेंज, कॉग्निशन में, लोगों के कॉग्निशन में, कॉन्शियसनेस में आ रहे बदलाव के रूप में देखते हैं। तो जहां तक कॉन्शियसनेस का सवाल है, कॉग्निशन का सवाल है, उसके बदलाव का सवाल है, वहां पर शिक्षा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और जहां पर मूल्यों के बदलाव की बात है तो वहां पर भी शिक्षा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए जब भी बाबा साहब के शिक्षा के विचारों की हम चर्चा करते हैं तो इस सांस्कृतिक बदलाव को भी हमें ध्यान में रखना होगा, जो आगे में मैं चर्चा करूंगा। इसलिए मैं इस सिद्धांत को पहले रख रहा हूं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब और एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब शूद्रों से शिक्षा छीनी जाती है तो उनके ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, और जिनके ज्ञान चक्षु बंद हो गए हो वह समाज, वह व्यक्ति ना अपने गुलामी को समझ भी नहीं पाता है और अपने गुलामी का विरोध भी नहीं कर पाता है। तो इस बात को हमें महात्मा फुले के उस सिद्धांत से जोड़कर देखना होगा जहां पर वे कहते हैं कि विज्ञा के बगैर मति, कॉन्शियसनेस नहीं आता है। मति के बिना, मति के बगैर नीति नहीं आती है, नीति के बगैर गति नहीं आती है। तो ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हमें समझना होगा ताकि बाबा साहब के इस सेंटेंस को, जो जाति व्यवस्था से जोड़कर जिसे वो देखते हैं, उसे हम समझ पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शिक्षा को लेकर और जाति व्यवस्था के साथ में जोड़कर वे रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में रखते हैं। रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन यह उनका अंतिम ग्रंथ है, क्योंकि और वो भी अधूरा ग्रंथ है, उसे वे पूरा नहीं कर पाए। पर इस सिद्धांत में, इस किताब में, इस उनके वर्क में वह एक बात पर बहुत बल देते हैं।
यह किताब लिखने तक शायद वे अपना मन बना चुके थे कि वो बुद्धिज्म लेने वाले हैं, बौद्ध धर्म का स्वीकार करने वाले हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंतिम पैराग्राफ में वो तो इसकी घोषणा ही कर देते हैं कि हिंदुइज्म को डायनामाइट लगाए बगैर जाति व्यवस्था का विनाश नहीं हो सकता। और रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन लिखने तक वह इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उन्हें बौद्ध धर्म का स्वीकार करना है। इसलिए वे अपने इस किताब में एक द्वंद्व खड़ा करते हैं। वो द्वंद्व क्या है? वो द्वंद्व यह है कि कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिज्म, मैं ब्राह्मणवाद नहीं कहूंगा, ब्राह्मणिज्म ही कहेंगे हम उसे। जाति व्यवस्था और ब्राह्मणिज्म ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों समानार्थी शब्द है। आप अगर जाति व्यवस्था नहीं कहना चाहते तो आप उसे ब्राह्मणिज्म कहिए। और जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो कहते हैं कि पूरी जाति व्यवस्था, यह जितने भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, नागरिक, शैक्षणिक, ये जितने भी अधिसत्ताएं हैं, सत्ताएं हैं, अधिकार है, पीरे बोधू जिसे कैपिटल्स कहता है, तो इन सारे कैपिटल्स के, इन सारे अथॉरिटीज के, इन सारे पावर्स के विषम वितरण की व्यवस्था है। वर्ग व्यवस्था में यह विषम वितरण है, पर उसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ते हैं, और यह विषम वितरण अस्थायी है। लेकिन जाति व्यवस्था में यह विषम वितरण पूर्ण रूप से स्थायी है, और इससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जाति यह वर्ग तो है, किंतु बंद वर्ग है, और बंद वर्ग होने की वजह से यह विषम वितरण, अथॉरिटीज का विषम वितरण, पावर्स का विषम वितरण, राइट्स का विषम विषम वितरण, ये एक तरीके से स्थायी व्यवस्था बन जाती है। और जाति व्यवस्था इसे स्थायी बनाने के लिए ही कोशिश करती है। लेकिन ये स्थायी कैसे बनाती है? ये किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है इसे स्थायी बनाने के लिए? तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो बाबा साहब के एक सिद्धांत को, जो उन्होंने रिवोल्यूशन एंड एंटी काउंटर रिवोल्यूशन में लिखा है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सिद्धांत शिक्षा का जाति व्यवस्था के निर्माण में, उसकी स्टेबिलिटी में, या उसके जाति व्यवस्था की रिप्रोडक्शन में क्या भूमिका निभाती है, इसका यह मूल आधार है। बाबा साहब यह कहते हैं कि जब शिक्षा व्यवस्था, और खास करके डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था, जब पिता अपने हाथ में लेता है, ब्राह्मण पिता अपने हाथ में ले लेता है, तब कहीं जाकर यह व्यवस्था, जाति व्यवस्था की निर्मिति पूर्ण होती है। इस सिद्धांत को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि आप इस सिद्धांत की बारीकियों को समझ सके, और बाबा साहब जो कहते हैं उसे भी आप समझ सके। बाबा साहब शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इन दोनों को अलग करके देखते हैं। वो वैसे दोनों अलग ही है। महिलाओं को और शूद्रों को, जिसे आज हम ओबीसी कहते हैं, शिक्षा से वंचित रखा गया है, प्रशिक्षण से नहीं, ट्रेनिंग से नहीं। वे शूद्रों को और महिलाओं को ट्रेनिंग से वंचित रख भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी जाति व्यवस्था में महिलाएं और क्षुद्राति क्षुद्र पुरुष और महिलाएं
जो प्रोडक्शन का आधार है वे श्रमिक है, वे कुशल श्रमिक है, लेबर है। और ऐसे लेबर है जो शिक्षा विहीन है। हर जातियां कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही है, कुछ ना कुछ सेवाएं दे रही है, विशेषकर शूद्रों की और अतिशूद्रों की जातियां। और वे जिन वस्तुओं का उत्पाद कर रही है उन वस्तुओं के उत्पाद का प्रशिक्षण उनको उनके परिवार में मिल रहा है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। आज के अगर भाषा में कहा जाए तो प्रत्येक परिवार उनके बच्चों के लिए वह आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लोहार का बच्ची की ट्रेनिंग उसके घर में मिलती है, लोहार बनने की ट्रेनिंग। कृषक के बच्चे को ट्रेनिंग उसके घर में बनने, उसको कृषक बनने की ट्रेनिंग घर में मिलती है। और हर परिवार अपने बच्चों को एक कुशल श्रमिक बनाने के लिए जुट जाता है। वही बात महिलाओं की है। महिलाएं अपने घर के दायरे में, उन मर्यादाओं में, हायर कास्ट की महिलाएं अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। और उन सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें कुशल श्रमिक बनाया जाता है, ताकि वे घर को अच्छी तरह की सेवाएं प्रदान कर पाए। वही अगर आप शूद्र और अतिशूद्रों की औरतों को देखें तो वह घर के दायरे में सिर्फ सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है, उन सेवाओं के बगैर वो अपने परिवार का जो जातिगत व्यवसाय है उन व्यवसायों में भी वह अपना योगदान प्रदान कर रही है। शूद्र और अतिशूद्रों की औरतें हमेशा ही घर के उस दायरे के बाहर रही है और हायर कास्ट की औरतें उस दायरे के भीतर रही है। इसलिए स्त्री मुक्ति के बहुत से निकष जो उच्च जाति की महिलाओं के लिए लागू किए जाते हैं कि वे घर के भीतर में थी, घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, वो उत्पाद में योगदान प्रदान नहीं कर सकती थी, वे सारे के सारे शूद्र और अतिशूद्रों की महिलाओं को लागू नहीं होते। इसे भी आपको समझना होगा। तो प्रशिक्षण से कोई मनाही नहीं थी। अगर प्रशिक्षण से मनाही कर दी जाती तो जाति व्यवस्था पर आधारित पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था ढह जाती, उत्पाद की व्यवस्था ढह जाती। मनाही कहां पर थी, निषिद्ध कहां पर था? शिक्षा से। क्योंकि प्रशिक्षण तो हाथों को ट्रेनिंग देता है, हाथों को कौशल्य प्रदान करता है, कुशलता प्रदान करता है, लेकिन शिक्षा यह हमारे ब्रेन को कुशलता प्रदान करती है, खास करके हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। तो जहां पर महिलाएं, पूरी की पूरी महिलाएं और शूद्र अतिशूद्र जातियों के लोग शिक्षा से वंचित कर दिए जाते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि वह क्रिटिकल थिंकिंग से वंचित कर दिए जाते हैं। महात्मा फुले की भाषा में वे पूरी तरीके से, पूरी तरह से मति से वंचित कर दिए जाते हैं। और बाबा साहब की भाषा में वह ज्ञान चक्षु प्राप्त करने से वंचित कर दिए जाते हैं। लेकिन शिक्षा से वंचित होने का अर्थ बाबा साहब के लिए सिर्फ मति तक के सीमित नहीं था या ज्ञान चक्षु तक के सीमित नहीं था, बल्कि इसका अर्थ ये इससे भी आगे सत्ता से वंचित करने तक चला जाता है।
अगर बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को अगर हम देखें और खास करके उसको इससे जोड़कर देखें, तो हमारे हाथ में जो निष्कर्ष आएंगे वे कुछ कुछ पेरे बोधु या ग्रामशी से मिलने वाले निष्कर्ष आते हैं। अगर आप कोई भी उच्च जाति के सेवाओं को देखें या व्यवसायों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि वह व्यवसाय जो उच्च जातियां उस समय में करती थी, वह बगैर शिक्षा से वो नहीं कर पाती थी। अब व्यवसाय ये शब्द ठीक नहीं है, पर चूंकि हम उसे बहुत सारी चीजों को रोजगार के रूप में देखते हैं, तो इसलिए ये मैंने शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं इसे आपको समझाना चाहता हूं बाबा साहब की भाषा में। एक तो हमें दो और चीजों का डिफरेंस हमको समझना होगा। एक शब्द है लाइवलीहुड, जीविका, उपजीविका, और दूसरा शब्द है रोल्स, भूमिका। उपजीविका या लाइवलीहुड ये शब्द, ये कंसेप्ट वहां पर उपयोग में लाई जाती है जहां पर जीवन जीने का सवाल है। हमको जीवित रहने के लिए जिस मूलभूत जरूरतों की पूर्तता हम जिस व्यवसाय से करते हैं वह उपजीविका। जो लेबर हम करते हैं वो उपजीविका। जहां पर हमारे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करते हैं वह उपजीविका। और रोल डिफरेंट होते हैं। रोल वो होते हैं जिसके साथ में स्टेटस जुड़ा हुआ है, और स्टेटस उसके साथ जुड़ा हुआ होता है जिसके साथ में अथॉरिटी, पावर और राइट्स जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप कलेक्टर का रोल ले लीजिए। कलेक्टर ये उपजीविका नहीं है, वो रोल है। कोई भी सरकारी नौकरी यह उपजीविका नहीं है, वह रोजगार नहीं है, वह व्यवसाय नहीं है, वो रोल है। क्योंकि कलेक्टर से लेकर तो तकरीबन चपरासी तक के आप कोई भी रोल देख लीजिए, उसके साथ में कुछ ना कुछ सत्ता, अधिकार, अधिसत्ता जुड़ी हुई है। स्टेटस का निर्माण ही सत्ता, अधिकार और अधिसत्ताओं से आता है। उसका स्टेटस उतना ही बड़ा होता है जिसके साथ में जितनी अधिक अधिसत्ता जुड़ी हुई हो, जितने अधिक पावर जुड़े हुए हो, जितने अधिक राइट्स जुड़े हुए हो। तो जब हम ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी, तो ये अपने आप शब्दों का बड़ा पॉलिटिक्स है। ब्यूरोक्रेट ये बराबर शब्द है, ब्यूरोक्रेसी बराबर शब्द है। हिंदी में उसे आप अधिकारी तंत्र कहते हैं, एकदम बराबर ठीक ठाक भाषांतर है। लेकिन सरकारी नौकरी यह एक शब्दों का छल है, शब्द छल है, यह एक पॉलिटिक्स है, शब्दों का पॉलिटिक्स। क्योंकि जिसे हम सरकारी नौकर कहते हैं वो नौकर नहीं होता है। नौकर सिर्फ आदेशों का पालन करता है। लेकिन सरकारी सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने वाला आदमी यह सिर्फ आदेशों का पालन नहीं करता है, वह अपने अधिकारों का उपयोग करता है। और अधिकारों का उपयोग कर कर वह एक तो समाज में बदलाव ला सकता है, समाज को सोसाइटी को चेंज कर सकता है, सोसाइटी को विकसित कर सकता है, या तो फिर उसे जहां है वहां रख सकता है। वो किसी का नुकसान भी कर सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है, अधिसत्ता है। तो इसलिए अभी हम बहुत बार जब मॉडरेशन में बैठते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को हम नौकरशाही नहीं कहते, हम उसे अभी मराठी में अधिकारी तंत्र ही कहते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी बोलने से लोगों के मन में यह एक विचार पैदा हो जाता है कि हम किसी के नौकर हैं।
उनके दिमाग में रोल नहीं आता है। और सरकारी नौकरी यह उपजीविका नहीं। हाँ, उसमें पेमेंट जरूर मिलता है, वेतन जरूर मिलता है, पर वेतन मिलने का अर्थ वह उपजीविका नहीं बनती है। और ये जितने भी रोल्स, अब इस डिफरेंस को आप समझिए कि आप किसी भी उपजीविका को बिना किसी शिक्षा के आप ग्रहण कर सकते हैं। उपजीविका को आप लेबर बन सकते हैं, आप खेतीहर बन सकते हैं, आप लोहार बन सकते हैं, और कई सालों से बनते रहे। आप घर के काम भी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, उसके लिए आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर आपको इन रोल्स को, जिसके साथ में अधिसत्ताएं जुड़ी हुई है, अगर उस रोल को आपको प्राप्त करना है तो फिर आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो शूद्रों को शिक्षा से वंचित करने का अर्थ, या महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का अर्थ सिर्फ उन्हें मतिमंद बनाना नहीं है, सिर्फ उसके ज्ञान चक्षु छीनना नहीं है, बल्कि उनको वो तमाम रोल, चाहे तो आप सेनापति कहे, चाहे तो मंत्री कहे, चाहे तो सामंत कहे, चाहे तो न्यायाधीश कहे, ये उस समय की भाषा में, या तो आज की भाषा में, चाहे तो आप ब्यूरोक्रेट कहे, चाहे तो न्यायाधीश कहे, चाहे तो आईएएस ऑफिसर कहे, सचिव कहे, ये रोल या तो सिंपल, साधारण चपरासी भी आप बगैर शिक्षा के नहीं बन सकते हैं। आप पटवारी भी बगैर शिक्षा के नहीं बन सकते हैं। तो शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का अर्थ सिर्फ उन्हें अचेतन बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें तमाम सत्ता और अधिकारों से वंचित कर देना है। इसलिए जब बाबा साहब ये कहते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि पढ़ो और जो इंपॉर्टेंट रोल्स है उसे ग्रैब करो, वो ये नहीं कहते हैं कि पढ़ो और दुकान लगाओ या पढ़ो और मजूरी करो। वो कहते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल्स है, आईएएस ऑफिसर जैसे रोल्स, उसे आप ग्रैब करो। क्योंकि शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर कर ही उन्हें उन तमाम सत्ताओं से वंचित कर दिया गया है। चाहे वो सत्ताएं प्रशासकीय हो, चाहे वो मिलिट्री सत्ताएं हो, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो नागरी हो, इन तमाम सत्ताओं से उनको वंचित कर दिया गया है। प्रशिक्षण उनको सत्ता से वंचित नहीं करता है। प्रशिक्षण उन्हें सिर्फ कुशल कामगार होने से वंचित कर देगा, कुशल कामगार होने से रोक देगा। तो आपको आज की इस एजुकेशन सिस्टम को भी इस दृष्टि से देखना होगा कि धीरे 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 जो निचली जाती है, कनिष्ठ जाती है, जाति व्यवस्था में जो नीचे में आती है, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के द्वारा किया जाता हो, जहां पर काफी फीस बढ़ जाती है, या तो किसी संस्थानों को माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाता है कि जहां पर एससी एसटी ओबीसी बीजेएनटी का कोई रिजर्वेशन ही लागू ना हो, या तो फिर धीरे धीरे नॉन ग्रांटेड अनएडेड कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जाती है और एडेड कॉलेजेस की संख्या कम कर दी जाती है, जिससे शिक्षा का एक स्तर भी काफी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। या तो फिर उन विचारों को भी समाज में, उन नरेटिव्स को भी समाज में बोया जाता है कि अगर शिक्षा से रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार, ध्यान में रखिए, रोजगार शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, नौकरी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोजगार अगर नहीं मिलता है तो हम क्यों पढ़े? रोजगार उपजीविका। जब हम बोलते हैं कि शिक्षा से रोजगार मिलता है, उपजीविका मिलती है, तो ये नरेटिव्स बड़े जानबूझकर समाज में फैलाए जाते हैं।
तो इन सारे नैरेटिव्स को, या तो एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा समुदाय हायर एजुकेशन से किस तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाए, और दूसरी तरफ स्किल्ड जो स्किल्स है, जो ट्रेनिंग्स है, उनको कैसे समाज में बढ़ाया जाए, इसको आप बाबा साहब आम्बेडकर की दृष्टि से जब देखते हैं तो आप इसको जाति के पुनर्निर्माण की दृष्टि से देख सकते हैं। और शिक्षा का महज अर्थ सिर्फ इस रोल के साथ नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे, जैसे मैंने आपको इसके पहले कहा कि वे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव के साथ में भी है। कुशल कामगार, कुशल कारागिर कभी भी अपने व्यवसाय का विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी सोच मर्यादित होती है। ट्रेनिंग हाथों को है, ट्रेनिंग ब्रेन को नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि पिछले 2000 सालों में जब से जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है, भारत में किसी भी व्यवसाय का, जो व्यवसाय खास करके क्षुद्रातु क्षुद्र करते रहे हैं, उन व्यवसाय का कभी विकास नहीं हुआ है। वे स्थिर हो गए हैं, वो सारे व्यवसाय विकास से वंचित हो गए। अगर कोई भी व्यवसाय का विकास करना हो तो मैकेनिक उसका विकास नहीं कर सकता, उसके लिए इंजीनियर की जरूरत होती है। आईटीआई और आईआईटी में ये फर्क है। आईटीआई से निकला हुआ व्यक्ति एक महज ट्रेंड स्किल्ड लेबर होता है, और आईआईटी से निकला हुआ व्यक्ति वह क्रिटिकल माइंड रखता है, वो क्रिटिकल सोच रखता है, वो क्यूरियस यानी इंक्वायरी करने का माइंड रखता है, क्यूरियस माइंड रखता है। अब उस ब्रेन को ही खत्म कर दिया जाए तो, उस ब्रेन को ही सड़ा दिया जाए तो, उसे सिर्फ मैकेनिक तक के ही सीमित रख दिया जाए तो, उसे कुशल कारागिर तक के ही सीमित रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसाय का विकास संभव नहीं है। कोई भी व्यवसाय बगैर शिक्षा के आगे नहीं जा सकता है। अगर बगैर शिक्षा के आगे जा पाता तो एमबीए बीबीए की डिग्रियां जन्म नहीं लेती। तो जाति व्यवस्था का इंटरेस्ट इसमें था कि वे कुशल कारागिर तो बन जाए, लेकिन मैनेजर ना बन पाए। वो कुशल कारागिर तो बन जाए पर सुपरवाइजर ना बन पाए। वो कुशल कारागिर तो बन पाए पर इंजीनियर ना बन पाए। तो बगैर शिक्षा के आर्थिक उन्नति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उपजीविका के रास्ते खुले रहते हैं। कि जहां पर आप, मार्क्स जैसे कहता है कि भाई कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट क्या करता है, तो मजदूर को उतना ही वेतन देता है जिसे वो जिम्मेदार है। तो जाति व्यवस्था इससे अलग कुछ नहीं की है। जाति व्यवस्था ने उन सारे कुशल कारागिरों को उतना ही वेतन देने की, उतने ही पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की है कि जिससे वो जिंदा रहे, लेकिन वो विकास नहीं कर पाए। यही बात सांस्कृतिक परिवेश में आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाबा साहब का मूल स्ट्रेस अगर जाति व्यवस्था का विनाश है तो वो ये कहते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था को बदलना। अब सांस्कृतिक व्यवस्था बगैर शिक्षा के कैसे बदलेगी? बहुत बार हम
इस बात से खुश होते हैं कि हमारी संस्कृति गए 2000 सालों में हमने बहुत संभाल कर रखी है। अगर कोई संस्कृति 2000 साल जैसे कि वैसी है तो यह बहुत मूर्खतापूर्ण है, यह हमारे मूर्खता की सीमा है। कोई भी सोशियोलॉजिस्ट, और बाबा साहब तो एक सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, यह बखूबी समझता है कि कल्चर के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बदल नहीं सकता है, सब में बदलाव आता है। अगर इंफॉर्मेशन में बदलाव आता है तो अपने आप कॉग्निशन में बदलाव आता है, कॉग्निशन में बदलाव आता है तो अपने आप नॉलेज में बदलाव आता है, और जब नॉलेज में बदलाव आता है तो संस्कृति के बाकी एलिमेंट्स, बाकी मूल तत्व, चाहे वो विश्वास या श्रद्धा हो, चाहे वो मूल्य हो, वैल्यूज हो, नॉर्म्स हो, चाहे वो सिंबल्स हो, उसमें भी अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर 2000 साल से अगर संस्कृति हमने संभाल के रखी है, इसका मतलब यह है कि हमारे ज्ञान में, हमारे बोधों में, हमारे मूल्यों में हमने कोई परिवर्तन नहीं लाया है। अब ज्ञान में परिवर्तन क्यों नहीं आया, बोध में परिवर्तन क्यों क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो तकरीबन, अगर हम देखें कि भाई शुद्र अति शुद्रों का आप 85% पॉपुलेशन पकड़ लीजिए मोटा मोटा, और बचे हुए हाई कास्ट जो 15% है उसमें से आधा पॉपुलेशन जो महिलाओं का है आप उसे उसमें जोड़ दीजिए, तो तकरीबन 90 टू 93% पॉपुलेशन को, जनसंख्या को हमने मूर्ख बना के रखा हुआ है, हमने शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और 90 टू 93% पॉपुलेशन अगर मूर्ख बना के रखी गई थी, उनके ब्रेन अगर सड़ा दिए गए थे, तो ऐसे पॉपुलेशन से क्या आप किसी कॉग्निशन में या किसी नॉलेज में बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृति को बनाए रखना, संभाल के रखना कोई गर्व का विषय हो सकता है। हाँ, वो मूर्खता का विषय जरूर हो सकता है। वह निर्देशित करता है, वह हमें दिखाई, ये हमको दिखाता है कि हम लोग 2000 सालों में मूर्ख रहे हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। जब तक माइंड क्रिटिकल नहीं होता है, जब तक दिमाग समीक्षा करने वाला नहीं होता है, तब तक हम हमारे समाज के वैल्यूज, नॉर्म्स, जिसे हम प्रथाएं कहते हैं, परंपराएं कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं, लोक नीतियां कहते हैं, सैंक्शंस कहते हैं, न जाने किन किन नामों से हम उन्हें जानते हैं, हम उनकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर आप बाबा साहब को और ग्रामशी को पैरेलली खड़ा कर दे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामशी का जो कल्चरल हेजेमोनी का सिद्धांत है, वह सिद्धांत बाबा साहब के विचारों में भी आपको मिलेगा। कि जो हाई कास्ट है, उच्च जातियां है, अभिजन जातियां है, वो अभिजन जातियां अपने संस्कृति को निचली जातियों पर थोपती है। या तो श्रीनिवास की भाषा में बात करके निचली जातियां उनका अनुकरण करती है, बात एक ही है। चाहे वो अनुकरण करे, चाहे वो थोप दिया जाए, उसका कंक्लूजन तो एक ही आएगा, उसका प्रोडक्शन तो एक ही होगा, और वह है निचली जातियों की गुलामी, महिलाओं की गुलामी। संस्कृति के वो सारे एलिमेंट, चाहे वो बोध हो, चाहे वो विश्वास हो, श्रद्धाएं हो, चाहे वो सारे कर्मकांड हो, चाहे वो भाषा हो, जैसे कि हमारी पूरी हिंदी, पूरे मराठी पितृसत्ताक भाषा है, जाति व्यवस्था की पूरक भाषा है,
और जैसे कि लेवी स्ट्रॉस कहता है कि जैसे हमारा भाषा रहेगा वैसे हमारा मन रहेगा, और जैसे मन रहेगा वैसे हमारी सामाजिक संरचना रहेगी। ये सारे संस्कृति के एलिमेंट्स इसलिए स्थायी बन पाए क्योंकि महिलाओं को और शूद्रों को, अति शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, और इसलिए ऊपर की जातियां अपनी कल्चरल हेजेमोनी को बनाए रख पाई, या अभी भी वो बनाए रख पा रही है। और कल्चरल हेजेमोनी को तभी तोड़ा जा सकता है जब शिक्षा तार्किक हो, विवेकी हो। इसलिए बाबा साहब जिन्हें गुरु कहते हैं वे महात्मा फुले धार्मिक शिक्षा की डिमांड नहीं करते, वो अंग्रेजी शिक्षा की डिमांड करते हैं। इसलिए उनके स्कूलों में विज्ञान और मैथमेटिक्स, ये दो महत्वपूर्ण विषय सावित्रीबाई फुले खुद पढ़ाते हैं, और जिन्हें वे दूसरे गुरु कहते हैं बुद्ध, वो बुद्ध इसलिए बुद्ध है क्योंकि वो सिद्धांतों के मामले में खुद को भी नकारते हैं। वो ये कहते हैं कि आप उन्हीं सिद्धांतों को मानो जो परीक्षा से खरा उतरे, परीक्षण में खरा उतरे। वो इसलिए मत मानो कि मैंने कहा हुआ है या बड़े बूढ़ों ने कहा हुआ है या परंपरा से आया हुआ है। तो ये जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो बुद्ध देते हैं, या सोचने की स्वतंत्रता जो बुद्ध देते हैं, वो और कहीं नहीं देता है। या तो उनके और तीसरे गुरु कबीर, जो पूरे के पूरे धर्म की परंपराओं की चिरफाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। समीक्षा कैसी होना चाहिए, समीक्षा किस तरह से की जानी चाहिए, और समीक्षा के उदाहरण कैसे देने चाहिए, इसका बड़ा उदाहरण कबीर के सिवा और कोई हो नहीं सकता। फुले बुद्धैया गुरु, फुले बुद्धैया कबीर बाबा साहब के गुरु इसलिए है, वो इसलिए उन्हें गुरु मानते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों मानते हैं कि कोई भी बदलाव बगैर शिक्षा के नहीं आ पाता, और उन शिक्षा के बगैर जो समीक्षा करना सिखाती हो, उन शिक्षा के बगैर वो जो तार्किक हो, उन शिक्षा के बगैर जो विवेकी हो। और जब तक यह शिक्षा प्रदान नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति संस्कृति का पोस्टमार्टम नहीं कर पाएगा, और उस पर थोपे गए उस संस्कृति को वो उठाकर नहीं फेंक पाएगा। वो संस्कृति जो उसे गुलाम बनाती है और उसे गुलामी की चेतना प्राप्त करने से भी रोक देती है। क्योंकि जब जॉन स्टुअर्ट मिल को बाबा साहब उद्धृत करते हैं कि गुलामों को गुलाम की चेतना अगर पता हो जाए, मिल जाए, तो वो विद्रोह करेगा, तो अचेतना गुलामों के भीतर ये कहां से आती है? वो चेतना आ रही संस्कृति से। संस्कृति उन्हें वो गुलाम है यह महसूस ही नहीं होने देना चाहती है, वह महसूस होने नहीं देती है। तो बगैर शिक्षा के सांस्कृतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी चिर स्थायी बन जाती है, चिरंजीवी बन जाती है, अमर बन जाती है। और इसलिए बाबा साहब का शिक्षा का जो विचार है उसे हमने बार बार जाति व्यवस्था के साथ में जोड़कर देखना होगा, जिसे हम मोरल वैल्यूज कहते हैं, जिसे हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। क्योंकि अभी नई शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा पर और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर बड़ा स्ट्रेस किया जा रहा है। जब तक हम
एक सेक्युलर विचार नहीं करेंगे, ईहवादी विचार नहीं करेंगे। अब ईहवादी का अर्थ यहां पर या सेक्युलर का अर्थ यहां पर धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या सर्वधर्म संभाव इस दृष्टि में नहीं। जब बाबा साहब कहते कि शिक्षा सेक्युलर होनी चाहिए, तो सेक्युलर इस शब्द को हमको ये शब्द जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में ही हमको देखना होगा। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चर्च को यह कहती है कि आपका काम उस 4 दीवारों के भीतर है, आपने पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरवेंशन नहीं करना है। पॉलिटिकल सिस्टम किस लिए यूटिलाइज की जाएगी? कानून बनाने के लिए। कानून किस लिए बनाए जाएंगे? अपनी समस्याओं की निजात पाने के लिए। तो जिन कारणों से ये समस्याएं निर्माण हुई है, ठीक उसके, हेमांगी क्या समय है? सर बहुत समय है, यू आर डूइंग एक्सेलेंट, ठीक ठीक। प्लीज कैरी ऑन। तो कानून को उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने एक साधन के रूप में देखना है। तो साध्य और साधन के रिलेशनशिप को जब हम देखते हैं, तो वह धर्म को बाहर में रखकर देखते हैं। बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इसे देखते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ में। तो सेक्युलरिज्म में ह्यूमैनिटेरियनिज्म, लॉजिक, रैशनैलिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, ये सारी कंसेप्ट समाई हुई है। तो जब बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन सेक्युलर होना चाहिए, तो उसका अर्थ ही यह है कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ में जोड़कर उसे देखना होगा, लॉजिक के साथ में, ह्यूमैनिटेरियन के निज्म के साथ में जोड़कर उसे देखना होगा, ना कि धर्म के साथ में। तो जब भी हम भारतीय ज्ञान प्रणाली या मोरल वैल्यूज की बात करेंगे एनईपी में, तो हमको बाबा साहब के इस दृष्टिकोण को हमको ध्यान में रखना होगा। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये माइंड का कल्टीवेशन बगैर शिक्षा के नहीं हो सकता है। मित्रों, बाबा साहब की एजुकेशन के बहुत से सिद्धांत को हम जब तक उनके पहले के जो वर्क है उनके रिलीवेंस में नहीं देखते हैं, तो बाबा साहब को हम मिस इंटरप्रिट करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। ये किसी भी थिंकर के साथ में हो सकता है। आप किसी भी थिंकर के किसी एक विचार को स्वतंत्र रूप से जब देखना शुरू करते हैं, तो उससे आप और भी कुछ अलग निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो इसलिए किसी भी थिंकर को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हमको चाहिए है कि हम उसके जो पहले के सिद्धांत है, जो उनके बेसिक सिद्धांत है, उस बेसिक सिद्धांत को जोड़ कर देखें, और फिर शायद हमारा इंटरप्रिटेशन सही हो सकता है। हिमांगी ने वीडियो ऑन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रुकना चाहिए। और नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑफ करती हूँ कि आप नहीं नहीं नहीं, प्लीज। और नहीं नहीं, हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन करे उस क्वेश्चन से भी शायद बहुत सी बातें निकल कर सामने आ सकती है। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं आपको यह डायस खोल देता हूँ।